स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज एचडीएफसी स्काई इलेक्शन हेडक्वार्टर्स में। भारतीय बाजारों में आज कल की भारी उठापटक के बाद मुनाफा वसूली थोड़ी सी देखने को मिली, लेकिन डे लो से कुछ रिकवरी आ रही है, तो वॉलेटाइल अभी भी है मार्केट आपके लिए। इस 200 के आसपास इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ, तो अब आप कह सकते हैं कि इंडेक्स जो है वो डे हाई पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। निफ्टी बैंक की चाल देखिए, निफ्टी बैंक में देखने को मिला है एक बड़ा रिवर्सल। निफ्टी बैंक के पर्सपेक्टिव से अगर आपको याद हो, आज सुबह में हम 46,446 के लेवल्स तक आए थे, 46446 का लेवल देखने को मिला था और वहां से एक रिवर्सल देखा गया है। अब हम 47,212 के आसपास हैं, हालांकि ऊंचाई करीब 47,500 के आसपास निकली थी। ये है फिलहाल आपके लिए ताज़ा तस्वीर बाजार की। मिड कैप इंडेक्स जहां पर कल काफ़ी मारकाट थी, वहां पर भी एक रिवर्सल आ रहा है। 855 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। अब तेज़ी जो आई है वो डिफेंसिव काउंटर्स में ज़्यादा देखने को मिली है। टेक्नोलॉजी काउंटर्स फोरफ्रंट पर हैं। आपके साथ ही गौर करिएगा तो एफएमसीजी स्टॉक्स, तो एफएमसीजी इंडेक्स में अच्छी खासी तेज़ी बनती दिखाई दी है आज के दिन, और साथ ही साथ आपका टू व्हीलर साइड या फिर ऑटो कंपनियां, और यही वो थीम है जिस पर बड़ी एफआईआई ब्रोकरेजेस भी अब यहां से आगे फोकस करती हुई दिखाई देंगी। मुनाफा वसूली कहां हो रही है, तो मुनाफा वसूली के पक्ष में अगर आप देखेंगे, सरकारी कंपनियां अभी भी आज थोड़ी सी नर्म है। एलएनटी जैसे बड़े ट्रेड्स में लोग पोजीशन अपनी थोड़ी सी काट रहे हैं या फिर प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। पीएसयू के नाम पर आज भी मुनाफा वसूली का सिलसिला हावी है। ये है मार्केट की अब तक की चाल, और ऐसे में हमारे जानकार अब इस मार्केट को कैसे अप्रोच करेंगे, यहाँ से आगे की क्या रणनीति होगी, इस पर होगी बातचीत। पिछले 3 हफ्तों के बेहतरीन परफॉर्मर्स हमारे साथ इस हफ्ते मौजूद हैं, प्रशांत सावंत, वीरल छेड़ा और साथ ही साथ पंकज रांदड़। ये कल तक के रिटर्न्स देखिए, 10.5% की कमाई पंकज ने कर ली है, 3% की कमाई वीरल की, और प्रशांत 0.48% तक के रिटर्न्स बनाने में कामयाब रहे। अब यहाँ से आगे स्थिति कैसी पढ़ी जा रही है वो मैं आपके सामने पहले रखूंगी हमारे जानकारों से जब हम बातचीत करेंगे। आप तीनों का ही स्वागत है। कल की वॉलेटिलिटी से हम सब वाकिफ हैं, हम सबको पता है इंडिविजुअल पोर्टफोलियोज का क्या हाल रहा, लेकिन आप सब ने उसके बावजूद पॉजिटिव रिटर्न्स अपने होल्ड करने में सक्षम रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट। पहले तो इस समय इस मार्केट में जो पुल बैक आया है उसको कैसे पढ़ना है, ये एक धोखा है या फिर मौका है? प्रशांत, आपकी अप्रोच क्या होगी, क्योंकि डे लो जो 22,000 के नीचे का था, वहां से एक पुल बैक दिखाकर हम 22,229 पर आ चुके हैं। जी आशा जी, गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। अगर मैं निफ्टी फ्यूचर्स को अब देखूं, हम करीबन 22,285 22,285 मान के चलेंगे, 22,300 22,300 पे ट्रेड कर रहे हैं। रेजिस्टेंस कहां पे है? रेजिस्टेंस है 22,480 22,500। सो वो आप एक क्लियर टारगेट मान के चल सकते हो। अगर आपने सुबह लॉन्ग पोजीशन ली है तो आप करीबन 22,400 450 से बुक करना शुरू कर दीजिए। अभी के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको कहां रखना है? सो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको रखना होगा 22,175 22,175, ताकि कोई रिवर्सल है आपके प्रॉफिट्स बुक हो जाए। बट मुझे लग रहा है कंफर्टेबली हम जो जोन मैंने कहा 22,400 440 वहां तक जा सकते हैं। वहां डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस फेस होगा, और आफ्टर उनके सत्र में क्या होता है वो उस लेवल से डिसाइड होगा, तो वहां मेरा ध्यान होगा। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, तो आज का जो हाई बना हुआ है अगर हम देखें वो काफी क्रूशियल होगा, और एक जैसे आपने कहा ऑलमोस्ट एक बड़ी डाउन स्विंग जो आई थी वहां से रिकवरी बहुत स्ट्रांग आई है। और अभी अगर हम देखें तो हम फ्यूचर्स में ऑलमोस्ट 47,500 47,500 पे ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है और 300-400 पॉइंट की गुंजाइश है अपसाइड पे 48,000, जो कि एक रेजिस्टेंस होगा। और आपको अभी ट्रेल करना होगा करीबन 47,300 47,300 से। फ्रेश लॉन्ग या शॉर्ट में इस लेवल पे रेकमेंड नहीं करूंगा, सिर्फ एग्जिस्टिंग पोजीशंस के लिए लेवल दूंगा। बट जो रेजिस्टेंसेस मैंने कहे वहां पे बिल्कुल थोड़ी सावधानी रखिए। पंकज, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? इस पुल बैक ट्रेड में कुछ तेजी की पोजीशन अटेम्प्ट करनी है इंडेक्स पर, या अभी भी स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है ये? मॉर्निंग हर्षिता जी एंड गुड मॉर्निंग ऑल। हर्षिता जी देखिए, जहां तक निफ्टी का सवाल है, डेफिनेटली एक अटेम्प्ट लिया जा सकता है, बिकॉज 22,000 और 22,500 के बीच का जो क्लस्टर है वो इम्पोर्टेंट है। हर 100 पॉइंट की टिक्स के ऊपर कॉल राइटर्स का काफी तगड़ा जमावड़ा दिख रहा है, और वहां से वो बाइसेक्ट होते हुए आ रहा है। मुझे लगता है कि ये तेजी कंटिन्यू होनी चाहिए। मार्केट ने ये चीज तो डाइजेस्ट कर ली है कि एनडीए इज गोइंग टू फॉर्म इट्स गवर्नमेंट, और
अब देखना ये है कि आगे किस तरीके से मूव्स आते हैं गवर्नमेंट के, बिकॉज ये पूरी मेजोरिटी वाली गवर्नमेंट नहीं रहेगी। तो आज के दिन की बात करेंगे, इस हफ्ते की बात करेंगे, मुझे लगता है कि ये डेफिनेटली मौका होना चाहिए, ये धोखा नहीं है अब। विरल, मौका या धोखा? गुड मॉर्निंग सभी। लग रहा है यहाँ से मौका मिलना चाहिए। ऊपर में जो रेजिस्टेंस है 22,500 वो सब मेरे हिसाब से ये वीक में क्रॉस होकर नया हाइस बना सकते हैं। 22,800 से 23,000 भी हमें देखने मिल सकता है। काफी वॉलेटिलिटी रहेगी, तो मैं बोलूंगा कि स्टॉप लॉस के साथ काम करें, और स्टॉक स्पेसिफिक मुझे यहाँ से बेहतरीन लग रहे हैं। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक्स बेहतर है, मौका है पुल बैक और थोड़ा सा संभल कर ही सही, लेकिन इस डिप, जो भी मार्केट आपको डिप दे रहा है उसमें तेजी की पोजीशंस आपकी होनी चाहिए। चलिए, आप लोगों ने कुछ ट्रेड्स यहाँ पर दिए और उसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न्स बनते दिखाई दिए हैं। वो कौन से स्टॉक्स थे वो पहले मैं आपकी स्क्रीन पर रखूंगी और फिर आज के ट्रेड्स की बात होगी। तो टॉप कॉल्स में एक तो प्रशांत का सीमेंस पर शॉर्ट कॉल सबसे ज़्यादा रिटर्न्स कमा कर दे चुका है, 6% की कमाई वहाँ हुई। NMDC में शॉर्ट कॉल जो दिया था पंकज ने, वहां पर 6.5% की कमाई हुई। और विरल छेड़ा का IRCTC शॉर्ट का ट्रेड 13% तक के रिटर्न्स कमाकर दे चुका है। ये है आपके लिए अब तक के टॉप ट्रेड्स। लेकिन आज का नया सौदा क्या रहेगा वो अब आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। विरल ने इनफैक्ट एक क्लीन स्लेट से आज बाजार में अपनी रणनीति बनाने तय की है। बताइए विरल, आज का ट्रेड क्या रहेगा, क्या जोड़ेंगे आप पहले? मेरा पहला ट्रेंड एक्साइड इंडस्ट्री पे रहेगा। देखेंगे तो ऑलरेडी आज 6% प्लस वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे हो रहे हैं। साथ ही देखेंगे तो उसके 20 DMA के ऊपर चल रहा है। लग रहा है यहाँ से अपसाइड मूवमेंट हमें अच्छी खासी देखने मिल सकती है। तो ये लेवल्स पे हम बाय करेंगे। नीचे में स्टॉप लॉस अराउंड 450 का रहेगा और ऊपर में टारगेट 530 के रहेंगे। ओके, तो 530 के लिए एक अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर तेजी की तरफ वो ट्रेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके लिए एक मौका एक्साइड में साफ दिख रहा है। अच्छा, आज दरअसल पॉलिटिकल फ्रंट पर कई सारे अपडेट्स आएंगे, कई सारी चीज़ें होंगी जिस पर नजरें रहेंगी। ध्यान रखिएगा, ये तमाम जो एलाइज हैं बीजेपी के और इंडिया ब्लॉक के, वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। वहां पर क्या उभर कर आता है, क्या कुछ एलाइज की मांगे होती है, उस पर ध्यान देना होगा। CNN न्यूज़ 18 के हवाले से अपडेट आ रहा है कि JDU ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की मांग की है। तो ये फिलहाल एक बड़ी डेवलपमेंट, आगे कुछ और बयान आएंगे तो वो भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। लेकिन इस समय की जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है वो यही है कि JDU दरअसल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की मांग कर रहा है। अब उसका खाका कैसे रहेगा, क्या इस पर सहमति बनती हुई दिखाई देगी या नहीं, या फिर ये कड़ंगा साबित हो सकता है, इस पर दरअसल आगे विश्लेषण होगा। लेकिन ये आपके लिए एक बड़ी डेवलपमेंट इस समय आती हुई दिखाई देगी। कोशिश कीजिएगा प्लीज़ लक्ष्मण रॉय, हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर, को भी जोड़ने की। वो ज़्यादा बेहतर समझा पाएंगे इसका पॉलिटिकल, इसका इकोनॉमिक रैमिफिकेशन, इकोनॉमिक असर क्या होता हुआ दिखाई देगा। बाजार इस बीच 22,253 के आसपास ही ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ये फिलहाल आपके लिए एक अपडेट है। चलिए, अब आते हैं पंकज की तरफ। पंकज का पोर्टफोलियो अगर आप देखेंगे, वहां पर भी जो विनिंग ट्रेड था वो ऑफकोर्स NMDC में शॉर्ट कॉल का था, वो कल के कल खप गया। आज फ्रेश पर्सपेक्टिव के लिहाज से क्या ट्रेड रहेगा? पंकज जी, वो आप तैयार रखिएगा। इस बीच लक्ष्मण हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, JDU की मांग है कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय हो। ऑफ कोर्स ये अर्ली डेज है, लेकिन इसके पॉलिसी पर क्या इम्पैक्ट आते हुए दिखाई दे सकते हैं? क्योंकि पिछली बारी भी जब भी कोalition की गवर्नमेंट बनी है, एक कॉमन ग्राउंड पर सब एलाइज आकर बात करते हैं और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के दिन हमने पहले देखे हैं। देखिए, दरअसल ये अर्ली डेज नहीं, मेरे हिसाब से ये लगभग तय ही मानिए कि जिस तरह से भाजपा बहुमत से दूर है, सहयोगी दलों पर निर्भरता बढ़ी है, तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जैसी कोई चीज तो होगी। और बता दूं कि नीतीश कुमार वहां से निकले हैं बिहार से, पर दिल्ली के लिए 10:45 की फ्लाइट थी। उससे पहले चिराग पासवान की मुलाकात हुई है नीतीश कुमार की बिहार में। चिराग पासवान दूसरी फ्लाइट से आ रहे हैं और ये महज इत्तेफाकी कहिए कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों एक ही फ्लाइट से आ रहे हैं, तो शायद सीट भी आसपास हो, तो वो एक अलग से इत्तेफाकी है। लेकिन यह है कि चिराग पासवान से मुलाकात को भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि चिराग पासवान एक तरीके से मैसेंजर का भी काम करेंगे मोदी की तरफ से उनके पास जाकर के। कॉमन मिनिमम
रही थी, 100 डेज एजेंडा या फिर रिफॉर्म के मोर्चे पे चल रही थी, वहां पे कहीं न कहीं उनको समझौता करना पड़ेगा। अब ये समझौता आपको निजीकरण को लेकर के हो सकता है, दूसरी चीजों में जो एसेट मोनेटाइजेशन के बहुत सारे प्लान थे, जिसमें सरकार ने कई सारी कंपनियों के एसेट को बेचने की बात की थी, वहां पर राजनीतिक विरोध काफी ज्यादा हो रहा था, वो एक चीज वहां पे होगी। जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जा रही है, वहां पे भाजपा को छोड़ के सहयोगी दलों में कहीं ना कहीं यहाँ पे आशंका थी, उस पर सरकार को थोड़ा सा झुकना पड़ सकता है। तीसरी चीज यहाँ पे जो लेबर रिफॉर्म है, कोड जो लेबर रिफॉर्म के 4 कोड अलग अलग बनाए गए थे, उन चारों कोड को तो कैबिनेट ने मंजूरी दे दी थी, पार्लियामेंट ने मंजूरी दे दी थी, लेकिन अभी उसको नोटिफाई नहीं किया गया था। उसमें कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जहां पे लेबर यूनियन खास तौर से विरोध कर रहा है, हायर एंड फायर जैसे पॉलिसी का, तो वहां पे आपको जो है सो दिखेगा वहां पे प्रतिरोध। जो पेंशन फंड, पेंशन सेक्टर को लेकर रिफॉर्म होने की बात हो रही थी, वहां पे एक आपको थोड़ा सा सरकार को, मोदी सरकार को कह सकते हैं, नरमी बरतनी पड़ सकती थी। ये सारे मुद्दे होंगे जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में आपको इसकी झलक देखने को मिल सकती है। एक कॉमन ग्राउंड शायद अचीव करने में समय लगे, लेकिन करना पड़ेगा। अगर इस सरकार चलानी है, सक्सेसफुली चलानी है 5 सालों के लिए, कुछ कॉम्प्रोमाइज बड़े पैमाने पर बीजेपी को करना पड़ेगा। अब जेडीयू बेसिकली कह रहा है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, उसकी और डिटेल्स आगे होपफुली आज शाम, आज दोपहर तक निकल कर आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ पर एक क्लॉज शायद आ चुका है। दूसरी तरफ जो टीडीपी है, उनकी तरफ से क्या कुछ ऐसी मांग, ऐसा कुछ हिंट आया है कि अब तक? कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चंद्रबाबू नायडू ने मेरे ख्याल में तो पूरी तरह से समर्थन देने की बात की है। ऐसा कोई क्लॉज आने की गुंजाइश है क्या लक्ष्मण? देखिए, समर्थन दिया है, औपचारिक समर्थन दिया और समर्थन देंगे भी, और लेकिन शुरू में यह भी चंद्रबाबू नायडू पूरा समर्थन देंगे, लेकिन मेरा अपना आकलन या फिर क्या पिछला जो सहयोगी दलों का अनुभव रहा वाजपेयी के सरकार का, तो मोदी के लिए टीडीपी को हैंडल कर पाना सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है। अब मुझे जो चर्चा मिल रही राजनीतिक गलियारों से ये है कि अभी से उसने लोकसभा स्पीकर के पद पर अपनी दावेदारी की इच्छा जता चुके हैं। लोकसभा स्पीकर आपको सुनने में हल्का पद लग रहा हो, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है 2 मुद्दों को लेकर के। पहला, जब महत्वपूर्ण बिल पारित कराना होता है तब लोकसभा स्पीकर की भूमिका बढ़ जाती है। दूसरा, जो कई बार अविश्वास प्रस्ताव होता है तो वहां पर लोकसभा स्पीकर की भूमिका बढ़ जाती है। तो लोकसभा स्पीकर का पद मिलना चाहिए हमें, ये शायद भाजपा हाईकमान को टीडीपी ने जता भी दिया है, चंद्रबाबू नायडू ने जता भी दिया। यहाँ ये बताना चाहूंगा कि वाजपेयी सरकार में जब टीडीपी सहयोगी दल थी तो वहां पे जो है सो बालयोगी थे टीडीपी की तरफ से जो लोकसभा स्पीकर थे, तो अभी से ही खींचतान वहां शुरू हो गई है। लेकिन जब आपने कही कि बातचीत होगी, क्या बार्गेन होगा, तो 2 लाइन में बता दूं कि सबसे ज्यादा नजर होगी 4 मंत्रालय पे, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय। इसमें से कोई एक मंत्रालय अपने पास ले लिया जाए, ये सहयोगी दलों की पूरी कोशिश होगी। बहुत मजबूरी रही तो मोदी सरकार रक्षा मंत्रालय को हो सकता है दे भी दे, लेकिन अभी कहना बहुत जल्दीबाजी होगी। लेकिन वित्त, गृह और विदेश मंत्रालय शायद किसी भी सूरत में मोदी सरकार नहीं शेयर करना चाहेगी। दूसरा, रेलवे मंत्रालय जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। जेडीयू की नजर रेलवे मंत्रालय पर होगी। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अलावा जेडीयू एक शर्त ये भी रख सकता है कि रेलवे हमें दे दीजिए, क्योंकि रेलवे में नीतीश कुमार खुद रेल मंत्री भी रहे हुए हैं। अगर रेलवे सहयोगी दलों के पास जाता है तो रेलवे का किराया बढ़ाया जाना, रेलवे का निजीकरण, रेलवे में जो रिफॉर्म आ रहा है उसको एक थोड़ा सा झटका लग सकता है, फिर कहें कि उसमें देरी हो सकती है। उन सहयोगी दलों को इसके लिए मनाना इतना आसान नहीं होगा। शुक्रिया लक्ष्मण इस अपडेट के लिए। तो देखिए, ऐसे ही पॉलिटिकल विश्लेषण, राजनीतिक विश्लेषण चलती रहेगी अगले कुछ 3-4 दिनों में, और मार्केट उसे कैसे पढ़ रहा है ये भी देखना होगा। अच्छा, इस अपडेट आने के बाद बाजार नर्वस नहीं है, इनफैक्ट बाजार और 100 पॉइंट ऊपर आ चुका है। 22,336 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, 2% की तेजी, और निफ्टी बैंक देखेंगे तो 800 पॉइंट ऊपर और 1200 अंकों का इजाफा मिड कैप में। मार्केट कुछ वॉलेटाइल रह सकता है, लेकिन आपके नजर में रहना चाहिए। हम पंकज से पूछ रहे थे कि वो क्या ट्रेड देंगे। पंकज बताइए, आज का ट्रेड क्या है? अर्षदा जी, जब आपने पूछा तभी से 10 रुपए बढ़ चुका है स्टॉक, लेकिन स्टिल मैं उसके साथ में स्टिक अप रहना चाहूंगा। जुबिलेंट फूड, ये मेरे क्लाइंट लोगों के साथ में मैंने शेयर किया हुआ है। 533 534 की रेंज में इसको बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो है उसको 510 का रहेगा, एंड टारगेट जो है वो 620 तक के देखने मिल सकते हैं। तेजी से बढ़ रहे हैं सारे कंजम्पशन वाले काउंटर्स आज। जुबिलेंट फूड 7.5% ऊपर, 620 के लिए एक मौका खरीदारी करने का, और स्टॉप लॉस आप 510 पर लगाएंगे। प्रशांत बताइए, आपका ट्रेड क्या रहेगा? आई थिंक प्रशांत के कुछ ट्रेड्स कैरी हुए हैं, एक बार दिखाइएगा प्लीज स्क्रीन पर प्रशांत का पोर्टफोलियो,
और आज का फ्रेश ट्रेड फिर क्या आइडेंटिफाई हुआ है वो आपकी स्क्रीन पर। तो कमिंस और जीमेंस में वो सेल साइड का ट्रेड आप होल्ड कर रहे हैं, करेक्ट प्रशांत? जी जी बिल्कुल अर्षद। और नया ट्रेड क्या है? जी मेरा नया पोजीशन जो होगा वो रैडिको खैतान में होगा, 1700 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक ट्रेंडलाइन ब्रेकआउट की कगार पे, थोड़ा प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। स्टॉप लॉस थोड़ा डीप रखूंगा 1595 1600 के नीचे, बट यहाँ से जो टारगेट भी मैं पोजिशनली देख रहा हूँ, सेक्टोरल स्ट्रेंथ है, वो करीबन 2000 से लेके 2050 2050 मान के चल सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक ट्रेड रैडिको खैतान में। कल यूएसएल और आज सुबह से यूएसएल की बात हो रही है, लेकिन रैडिको भी पीछे नहीं है, यहाँ पर भी 8% के गेंस। बाय साइड का ट्रेड 2050 टारगेट 1695 आपके लिए स्टॉप लॉस रहेगा। चलिए लेते हैं एक ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स मार्केट के एक्शन पर और मैं जानकार एक जो ट्रेड जोड़ सकते हैं उसकी बातचीत करेंगे, लेकिन साथ ही विदेशी संस्थागत निवेशक कल के पोल वर्डिक्ट पर अपनी राय क्या बना रहे हैं, उनका नजरिया कितना बदल रहा है इस मार्केट पर, वो आपके सामने भी लेकर आएंगे यतिन के साथ। में एक्शन भरपूर अच्छा पुल बैक देखने को मिला है आज। ऐसे में एक ट्रेड हमारे जानकार जोड़ सकते हैं। वीरल, एक्साइड आपने पहले एक बाय कॉल दिया, बताइए इसके साथ दूसरा स्टॉक है? सेकंड स्टॉक मेरा ट्रेंड पे रहेगा। देखिए तो हमें काफी दिनों का कंसोलिडेशन को आज ब्रेकआउट देखने मिला है, वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे हो रहे हैं, लग रहा है यहाँ से न्यू हाइस और बना सकता है, तो ये लेवल्स पे मैं बाय करना चाहूंगा। नीचे में स्टॉप लॉस अराउंड 4400 का रहेगा और मीडियम टर्म के लिए टारगेट अराउंड 5800 के रहेंगे। 5800 के लिए मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से ट्रेंड में एक तेजी का ट्रेड। पंकज, दूसरा ट्रेड आप देंगे कि या फिर रुकना चाहेंगे दोपहर तक? जी सेकंड हाफ का वेट करेंगे, मार्केट का अभी भी कोई सही नहीं लग रहा है, एक बार मौका तो दिख रहा है लेकिन वेट करना चाहूंगा। चलिए, कुछ समय लेंगे आप नया ट्रेड देने से पहले, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी का डर अभी भी है, भले ही इस समय 2% तक की तेजी निफ्टी और सेंसेक्स दिखा रहे हों। निफ्टी बैंक भी वैसे 2% ऊपर आ चुका है। चलिए, लेकिन अब इस समय मार्केट की सबसे बड़ी चिंता यही है कि यहाँ से आगे क्या वो रिफॉर्म प्रोसेस जारी रहेगा या नहीं। ब्रेक से पहले आपने सुना कैसे जेडीयू कह रहा है कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनना चाहिए, उस पर अब बातचीत शुरू होने लगेगी। तो एफआई ब्रोकरेजेस खास तौर से भारतीय बाजार पर अपनी क्या राय बना रहे हैं, कल के पोल वर्डिक्ट के बाद यतिन हमारे साथ है सारा डिटेल देने के लिए। तो देखिए, जहाँ तक कि एफआई ब्रोकरेजेस का सवाल है, थोड़े कॉशियस हो गए हैं वो, और मॉडल पोर्टफोलियो में भी उन्होंने चेंजेस किए हैं। जहाँ तक कि बर्नस्टीन का सवाल है, उनको लगता है कि नई सरकार को जो फोकस है वो स्पेशल स्कीम पे खर्च बढ़ाने पे होगा और कहीं ना कहीं वेलफेयर स्कीम्स को ज़्यादा एग्रेसिवली एलोकेशन दिया जाएगा। निफ्टी का उन्होंने टारगेट जो है वो 23,500 ही रखा है, कोई बदलाव वहाँ नहीं किए हैं। इनफैक्ट इनको लगता है कि बाजार में अब 8 से 9% के आसपास का ही आपको रिटर्न आता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि वैल्यूएशन थोड़े स्ट्रेच्ड हैं। मॉर्गन स्टैनली को भी यही लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में बाजार में उतार चढ़ाव रहेगी और कहीं ना कहीं रिफॉर्म्स का जो एजेंडा था उसको थोड़ा एक स्लो नज़रिए से अब इन्वेस्टर्स देख रहे हैं। हालांकि मैक्रो स्टेबिलिटी रहेगी और कहीं ना कहीं एनडीए दलों में जो खींचतान होगी उस पर नज़र रहेगी और कहीं ना कहीं जो कोलिशन गवर्नमेंट है उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है उस पर नज़र रहेगी। चुनावी नतीजों पे सीएलएसए का मानना ये है कि अब जो है आईटीसी पे फोकस करें, ओएनजीसी और रिलायंस जैसे स्टॉक्स में अब एक्सपोजर जो है कहीं ना कहीं कम करना चाहिए। इनफैक्ट उन्होंने एलएनटी को हटा के आज एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ को अपने मॉडल पोर्टफोलियो में लिया है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आईटी, फार्मा शेयर जो डिफेंसिव सेक्टर्स हैं, एफएमसीजी, कंजम्पशन, उनको अब ज़्यादा जोर दिया जाएगा और कहीं ना कहीं वो बेनिफिट करेंगे। इसके अलावा यूबीएस और जेफरीज का भी यही मानना है कि कंज्यूमर स्टेपल्स, ऑटोज़ में ओवरवेट रहें, निजी बैंकों पे ओवरवेट रहें और कहीं ना कहीं रियल एस्टेट, इंडस्ट्रियल्स और सरकारी कंपनी में जो ओवरवेट था उनका, उसको उन्होंने कट कर दिया है। शुक्रिया यातिन इस अपडेट के लिए। तो कुछ पोजीशंस जहां पर पीएसयूज पर ओवरवेट थी वो कम होती हुई दिखाई दे रही हैं और कंजम्पशन थीम पर एक बार फिर नजरें बनती हुई, लेकिन थोड़ा सा कॉशन क्लियरली उस कमेंट्री में देखा जा रहा है। चलिए, खिलाड़ी नंबर 1 के रिटर्न्स क्या बन रहे हैं अब तक? हमारे जो जानकारों ने ट्रेड्स दिए हैं, तेजी के ही ट्रेड्स हैं, लेकिन किस तरह की कमाई ये कर रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। प्रशांत ने 2 मंदी के सौदों पर अपनी पोजीशन कैरी की है। एक है सीमेंस, 5700 का टारगेट है, 6670 का स्टॉप लॉस। कमिंस पर भी शॉर्ट साइड का ट्रेड कैरी करे, 2750 टारगेट, 3440 स्टॉप लॉस है। रैडिको कहता नया जोड़ा, 2040 का टारगेट और 1595 का स्टॉप लॉस इनका रहेगा।
रिटर्न्स के सिचुएशन पर देखेंगे तो कमिंस इनको 2% जोड़कर दे रहा है, ये टॉप परफॉर्मर है। अब आइए आप अगले पोर्टफोलियो पर। पंकज एक जगह खाली रख रहे हैं, एक जगह ट्रेड आया है जुबिलेंट फूड का, 620 टारगेट, 510 का स्टॉप लॉस। वैसे भाग चुका है काउंटर, इस घंटे ये स्टॉक थोड़ा सा 0.31% तक का ड्रैग कर रहा है इनके पोर्टफोलियो के लिए। विरल ने 2 ट्रेड्स दिए, एक है एक्साइड और दूसरा है ट्रेंट। एक्साइड में टारगेट 530, स्टॉप लॉस 450 का, ट्रेंट 5800 के लिए बाय किया, 4400 का स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स की सिचुएशन क्या बन रही है? तो ज़्यादा रिटर्न्स इनको एक्साइड दे रहा है 1% एंड 0.21% की कमाई ट्रेंट भी कर रहा है। अब लेकर आते हैं कि ओवरऑल रिटर्न्स की सिचुएशन क्या बनती दिखाई दे रही है। मुनाफे का मीटर किसके पक्ष में है? तो पंकज आगे चल रहे हैं, करीब 11% के रिटर्न्स इनके, विरल 4.25% के रिटर्न्स पर है, प्रशांत अब करीब -2.53% के रिटर्न्स पर बैठे हैं। ये है अब तक की स्थिति। लेकिन देखिए 3 दिन और बाकी हैं, आज कल और परसों ट्रेड्स और शानदार ज़रूर आएंगे। इस वॉलेटिलिटी से जूझने के मौके भी हमारे जानकार आपको आइडेंटिफाई करके देंगे। चले लेंगे एक ब्रेक। ब्रेक में जाते जाते कोटक महिंद्रा बैंक 4% ऊपर, कोटक जनरल में ज्यूरिक इंश्योरेंस ज्यूरिक 70% हिस्सा खरीद सकता है, ये एक अपडेट आता हुआ कंपनी की तरफ से, तो वो भी स्टॉक आप रेडार पर रखिएगा। गुड लक जेंटलमैन, कोई भी बदलाव होगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन हमें ज़रूर दीजिए। हम 1 बजे मिड कैप मंत्र में वो रिकैप आपके लिए लेकर आएंगे और जो भी चेंज होगा हमारे जानकारों के पोर्टफोलियो में उसका जायजा आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी ले सकते हैं। चले लेंगे एक ब्रेक। 22,331 पर निफ्टी को छोड़ जाएंगे और निफ्टी बैंक भी लगभग 900 पॉइंट ऊपर 2% के गेंस पर है।